हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी पीटी 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट रूल 2017। अभी क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने किया है गाइडलाइंस को नोटिफाई किया है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स है उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जरा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। देखो, जो भी हम कंजर्व करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं वेटलैंड्स की, वो किसके अंडर करते हैं? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या करती है, नोटिफाइड करती है। और किसके अंडर अंडर इसका प्रोविज़न किसके अंडर? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है वो ड्राफ्ट इसलिए करी जाती हैं ताकि हम स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हम सपोर्ट कर सकें इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं फीचर्स क्या हैं या गाइडलाइंस क्या है। इस फीचर्स फीचर ऑफ द गाइडलाइन देख लेते हैं। वेटलैंड टू बी रेगुलेटेड। देखो, जो भी वेटलैंड को हम क्या करते हैं, अंडर द रामसर कन्वेंशन डालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। देखो, ऐसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड है, लेकिन जो अंडर रामसर कन्वेंशन है, इसका मतलब ये है कि वो वेटलैंड क्या है, हमारा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। तो वो वेटलैंड जो भी नोटिफाई किया जाता है वो अंडर द रूल्स होते हैं, जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए रूल्स या स्टेट गवर्नमेंट के या फिर जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाए हुए रूल्स हैं, उनके अंडर क्या करते हैं, हम वेटलैंड को नोटिफाई करते हैं। जो भी वेटलैंड्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव उनकी लोकेशन, साइज, ओनरशिप, बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू, उनको हम नोटिफाइड कर सकते हैं अंडर द वेटलैंड रूल। लेकिन एक्सेप्ट हम किन को नहीं कर सकते वेटलैंड, जो रिवर चैनल्स या पैडी फील्ड्स हैं या फिर सर्टेन कैटेगरी जो ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज हैं, हम उन्हें वेटलैंड्स के अंडर नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, अब जो प्रोटेक्टेड एरियाज या फिर जो एरियाज कोस्टल जोन रेगुलेशंस के अंडर परव्यू में आते हैं, हम उन्हें वेटलैंड्स रूल्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो ये आपका पता होना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरियाज या फिर जो एरियाज फॉल अंडर द परव्यू ऑफ कोस्टल जोन रेगुलेशन, उन्हें हम एक्सक्लूड नहीं करते वेटलैंड रूल्स के अंदर। ठीक है, अब वेटलैंड अथॉरिटी देख लेते हो। देखो, एक तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी होती है, इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं, जो एनवायरनमेंट के उस स्टेट के वो चेयरपर्सन एक्ट करते हैं। बाकी अगर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इनके पास जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी में होते हैं काफ़ी एक्सपर्ट्स भी होते हैं, जो वेटलैंड इकोलॉजी या हाइड्रोलॉजी के भी होते हैं। देखो, हर एक जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी में ना दो कमिटीज़ होती है, एक टेक्निकल कमेटी होती है, एक ग्रीवेंस कमेटी होती है। ठीक है, अब जो क्या होते हैं, वेटलैंड अथॉरिटी पे जो भी मैटर्स आते हैं वो क्या करती है, या तो टेक्निकल कमेटी को रेफर कर देती है या ग्रीवेंस कमेटी को रेफर कर देती है। तो क्या करती है ये टेक्निकल कमेटी, क्या करती है, मेनली जो ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स या जो भी मैनेजमेंट प्लान्स हैं या फिर जो भी जो टेक्निकल मैटर्स हैं, जो भी वेटलैंड अथॉरिटी उन्हें रेफर करती है, तो उन्हें वो रिव्यू करती है। ग्रीवेंस कमेटी वही है जो आगे जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो अथॉरिटी के पास जाती है कि हाँ यार मेरी ग्रीवेंसेज है, तो अथॉरिटी क्या करती है, इनको क्या करती है, रेफर कर देती है ग्रीवेंस कमेटी को, जो कि 4 मेंबर की कमेटी है। तो वो सारा मैकेनिज्म बताती है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जनता के जो ग्रीवेंसेज हैं उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड। आप किस तरह से जो वेटलैंड की लिस्ट बनाते हो, तो किस तरह से, देखो, हम जो वेटलैंड की जो लिस्ट बनाते हैं उसमें जो वेटलैंड की डेफिनेशन जो होनी चाहिए वो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कन्वेंशन रेटिफाइड बाय इंडिया डिफाइंस वेटलैंड। अब हमारे रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड की क्या डेफिनेशन है? एरिया ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड या वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tides does not exceed 6 मीटर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एज पर रामसर कन्वेंशन वेटलैंड की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम डेलिनेटिंग वेटलैंड्स क्या होते हैं। देखो, हर फॉर ईच वेटलैंड, किसी भी वेटलैंड को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन होना चाहिए। अब जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वो एरिया होता है वेटलैंड का जहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अगर हम कोई भी करें तो वो उस वेटलैंड के इकोसिस्टम या उसकी जो इकोलॉजिकल फंक्शनिंग को क्या कर सकता है, एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है या चेंज कर सकता है। ठीक है, वेटलैंड वाइज यूज़ एंड इकोलॉजिकल करेक्टर। अभी क्या है, जो आप नोटिफाइड वेटलैंड्स को मैनेज करते हो या फिर उनकी रिकमेंडेशन करते हो उनको मैनेज करने के लिए, तो वाइज यूज़ अप्रोच होनी चाहिए। देखो, वाइज यूज़ अप्रोच क्या है, रामसर कन्वेंशन में इस वर्ड को क्या क्या डिफाइन किया हुआ है, वाइज यूज़ किस तरह से वेटलैंड को वाइज यूज़ कर सकते हो। मतलब यही है कि द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोलॉजिकल करेक्टर अचीव थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोचेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ भी वहाँ होती हैं। जो भी वेटलैंड के अंडर एरिया आ जाता है, आप वहाँ पे कुछ भी इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री था उनको एक्सपेंड नहीं कर सकते। वहाँ सॉलिड वेस्ट आप डंप नहीं कर सकते, कोई अनट्रीटेड वेस्ट वहाँ डिस्चार्ज नहीं कर सकते, या फिर कोई इंडस्ट्री कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आप यूज़ करते और ना ही वहाँ किसी की पोचिंग कर सकते। ठीक है, परमिशन की आपको अलाउड है कि हाँ आप अगर आपको फिर भी कोई प्रोहिबिटेड एक्टिविटी वहाँ कैरी आउट करनी है तो पहले क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी किससे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट पे। ठीक है, अगर वो परमिशन करेगी तभी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी कैरी कर सकते हो। अब रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हो, मतलब क्या एक्टिविटीज़ आप परमिशन है वहाँ पे, तो कुछ सब्सिस्टेंस लेवल में आप बायोमास हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, मतलब कि जो आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब जो
इफेक्ट ना करे, उनसे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे बायोमास हार्वेस्ट कर सकते हो। सस्टेनेबल वे में आप फिशरीज़ भी कर सकते हो, फ्लाइंग ऑफ नॉन मोटराइज बोट्स भी यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी नेचर। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो वहाँ पे आप कर सकते हो। अकाउंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस इन अ नोटिफाइड लेवल। देखो हर एक वेटलैंड के पास क्या है, कुछ अपने प्री एग्जिस्टिंग राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं, और ये क्या है, उन्हें इंश्योर होने चाहिए कि जो ये राइट्स और प्रिविलेजेस जो उनके पास हैं वो वाइज यूज़, जो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो वाइज यूज़ अप्रोच है उनके साथ क्या करना चाहिए, मतलब कि रेटिफाई होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उनके जो राइट्स या ड्यूटीज़ हैं वो जो वाइज यूज़ अप्रोच को क्या करो, वायलेट करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन दोनों में एक मतलब कि वो होना चाहिए, मतलब सिमिलैरिटी होनी चाहिए। वायलेशन एंड पिनल एक्शन यही है कि अगर कोई वेटलाइन रूल्स को वायलेट करता है तो उसको पिनल एक्शन मतलब कि उस पर लगेगा अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पोर्टल फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक वेब पोर्टल भी क्रिएट किया है। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी वेटलैंड रूल्स जो आपको इम्प्लीमेंट करना है उससे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें। नेशनल वेटलैंड कमेटी क्या है, इसने क्या किया था, पहली बात इसने रिप्लेस किया था किसके, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को। ठीक है, ये क्या करता है, जो मेनली जो रूल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे मॉनिटर करता है। ठीक है, अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं वाइज यूज़ के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं। देखो इकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन एंड रिबिल्डिंग ऑफ नेचर, वेटलैंड इन्वेंट्री, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, रिसर्च, आपने को कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ वहाँ करनी हो, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन या पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट प्लानिंग, हैबिटेट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज, ये कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म, ये सब क्या है एक्टिविटीज़ जो हैं वाइज यूज़ के अंडर आती हैं। अब जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है इनके क्या फंक्शन होती है, देखो पहली बात तो यही है, हर एक स्टेट हर एक यूटी की जो भी वेटलैंड्स की लिस्ट है वो प्रिपेयर करती है। फिर क्या करती है, ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करती है कि कहाँ क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, क्या क्या वहाँ पे परमिट हो सकता है विद इन द नोटिफाइड वेटलैंड एंड देयर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, स्ट्रेटेजीज डिफाइन करती है जो उनके कंजर्वेशन के लिए जरूरी है, या फिर आप किस तरह से वेटलैंड को वाइज यूज़ कर सकते हो। कोऑर्डिनेट करती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स बेस्ड ऑन वाइज यूज़ प्रिंसिपल। ठीक है, फंक्शन एज अ नोडल अथॉरिटी फॉर ऑल द वेटलैंड स्पेसिफिक अथॉरिटी विद इन द स्टेट और यूटी। जो भी मतलब कि स्टेट में जितनी भी वेटलैंड अथॉरिटी हैं उनका एक नोडल अथॉरिटी होती है। ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो गाइस ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, वेटलैंड के जो कंजर्वेशन या मैनेजमेंट जो रूल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, गोगा बिल। गाइस ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब कि आ सकता है। रिसेंटली क्या गोगा बिल को डिक्लेयर किया है बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तो बिहार में है और बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। अब गोगा बिल कहते कोई ऑक्सपो लेकर कहाँ पे, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। ये कैसे फॉर्म हुआ है, देखो दो रिवर्स जो फ्लो करते हैं, इसके नॉर्थ में मेनली महानंदा और कंखार के फ्लो में, और जो साउथ और ईस्ट में से गंगा फ्लो करते हैं उससे ये ऑक्सबो लेक बना है। देखो इसके अंदर कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं जो मेनली वल्नरेबल कैटेगरी में वो लेसर एडजुटेंट है। वाइज और साइड जो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में 3 स्पीसीज़ हैं, जैसे ब्लैक नेक स्टॉक, वाइट एल्बिस या वाइट आइड पोचार्ड। तो ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं। कुछ और स्पीसीज़ भी हैं वहाँ पे, जैसे ब्लैक इबीस होगी, ऐशी शैलो स्ट्राइक होगी, जंगल बेबलर, बैंक माइना, रेड मूनिया, नॉर्दर्न लैपकिंग या फिर स्पॉट पिल डक। तो ये कुछ स्पीसीज है वहाँ पे है। 2004 में क्या गोगा बिल ने क्या करा था, गोगा बिल इंक्लूडिंग द नेबरिंग, गोगा बिल ने अपने अंडर इंक्लूड कर लिया था जो साथ में जैसे भागा बिल, बाल्दिया चोर, इनको क्या ये जो कम्युनिटीज़ थी इनको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का स्टेटस दिए रखा था, तो ये गोगा बिल के अंडर ही आ गई थी। ठीक है, तो अब जरा कर लेते हैं सिंगचुंग बुगन विलेज कम्युनिटी रिजर्व। देखो ये कम्युनिटी रिजर्व किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश की सिंगचुंग विलेज में बुगन कम्युनिटी के द्वारा किया। देखो आपको पता है ना कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, जब कम्युनिटीज़ क्या है, मतलब कि आपस में जैसे कम्युनिटीज़ आगे क्या करते हैं उसे रिजर्व करते हैं कि हाँ यार ये एरिया मैं कंजर्व करूँगी। तो यही है कि जो सिंगचुंग बुगन विलेज कम्युनिटी रिजर्व, देखो नाम किसे पड़ा है, जो सिंगचुंग है वो विलेज है किसका, अरुणाचल प्रदेश का। बुगन क्या है वहाँ कम्युनिटी का नाम है, वो क्या कर रही है उसे कंजर्व करिए, तो इस वजह से उसको कम्युनिटी रिजर्व का नाम ये अरुणाचल प्रदेश में है। इन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हाथ उठा मतलब मिला लिया था कि ठीक है हम ये क्या करेंगे, इसे कंजर्व करेंगे। ये जो कम्युनिटी रिजर्व एक बॉर्डर करता है किसे, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, तेजपुर में। जो वहाँ की लोकल बुगन ट्राइब है वो इसे क्या करती है, इस कम्युनिटी रिजर्व को कंजर्व करती है। और यहाँ पे एक क्रिटिकली एंडेंजर बर्ड भी है जिसका नाम है बुगन लिलोच है। तो आपको पता होना चाहिए बुगन मतलब एक ट्राइब भी है और वहाँ पे जो क्रिटिकली एंडेंजर बर्ड है उसका नाम भी बुगन है। ये एरिया और भी फ्लोरा फोना का काफ़ी मतलब कि घर है, वहाँ पे रेड पैंडा रहता है, क्लाउडेड लेपर्ड भी रहता है और 500 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज वहाँ रहती हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन अकॉर्डिंग एज द, इनको सेम लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कम्युनिटी रिजर्व को दिया जाता है। रिसीव द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इन 2018। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। कोस्टल रेगुलेशन रूल्स
बेस्ड फॉर ब्लू फ्लैग बीचेस। अभी क्या है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया था, देखो जो बीच के पास कंस्ट्रक्शन है उसे प्रोहिबिट किया हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या किया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन ने क्या करा है, इस रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा रिलैक्स कर दिया है, छूट दे दी है। तो यही बात है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स दैट रेस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन नियर बीच, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो कोस्टल रेगुलेशन जोन में कुछ रिलैक्स दिए हैं ताकि जो आप बीच के पास कंस्ट्रक्शन है अब आप उसको कर सकते हो। ये हमने इसलिए दिया है ताकि जो स्टेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकें और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पा सकें। देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, एक ये क्या एक इको टूरिज्म मॉडल होता है। तो ये एक डेनमार्क की कंपनी है, वो आपको सर्टिफाइड देती है। तो इसमें क्या ऑफ कोर्स आपके बीच की मतलब कि टूरिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, वहाँ पे इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यही है, अगर आपको वहाँ का मतलब कि इको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चाहिए तो पहले आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, स्टेट्स की हेल्प करने के लिए ताकि स्टेट्स वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, तो क्या किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, कुछ कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं उन्हें रिलैक्स कर दिया। तो ब्लू फ्लैग क्या है, बीच एक इको टूरिज्म मॉडल होता है जो सर्टिफिकेशन कौन देता है, डेनमार्क का एक बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, वो अकॉर्ड करता है। इसमें कुछ 33 क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें 4 मेजर क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, मतलब कि अब बीच का वाटर ऐसा होना चाहिए कि हाँ बाथिंग के लिए मतलब कि सही हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विस। तो ये कुछ 4 क्राइटेरियाज हैं जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें सर्टिफाई करती हैं। इट रिक्वायर्स कि बीचेस को आपने कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जैसे पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स होने चाहिए, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, साथ में सोलर पावर प्लांट होना चाहिए, सिटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस, ये सब होना चाहिए। हाउएवर कुछ कोस्टल रेगुलेशन जोन की वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्ट करना अलाउड नहीं था, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ने 13 बीच को सिलेक्ट किया है ताकि वो मतलब कि ये सर्टिफिकेट ले सके, ठीक है। तो अभी हम उसको क्या करेंगे, उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ले सकें। तो आप पढ़ सकते हो कि हमने कौन से 13 बीचेस हमने चुने हैं। दीव का घोघा घल बीच सुना है, गुजरात का शिवरायपुर बीच, महाराष्ट्र का भोगावे बीच, कर्नाटका का पदुबिद्री एंड कसारगोद बीच, केरला का कप्पाड़ बीच, तमिलनाडु का कोवलम, पुडुचेरी का एदेन, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोण बीच, गोवा का देख लो भाई मीरामार बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच, अंडमान निकोबार का राधानगर बीच और लक्षद्वीप का बंगाराम बीच। तो ये 13 बीच चुने हैं ताकि हम इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे सकें। आगे बढ़ते हैं लोकस्ट अटैक। तो गाइस ये लोकस्ट अटैक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि हर साल होता है लोकस्ट अटैक। आप ये अपने 2020 में देखो तो 2020 में थोड़ा ज़्यादा डिवास्टेटिंग हुआ है, ठीक है। तो पिछले पास्ट फ्यू वीक्स में क्या कुछ मेजर जो लोकस्ट अटैक्स हैं वो देखने को मिले कुछ कंट्रीज़ में, देखो मेनली वेस्टर्न और साउथर्न एशिया की कंट्रीज़ में और ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्री में। अब क्या एरियाज़ कौन अफेक्ट, मतलब कि लोकस्ट अटैक से क्या क्या एरियाज अफेक्ट हो सकता है, जरा देख लेते हैं। जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने 3 हॉटस्पॉट्स मतलब कि आइडेंटिफाई करे हैं जो लोकस्ट की वजह से ज़्यादा थ्रेटेंड है। देखो एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखो गाइस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, जिबूटी, सोमालिया, एरिट्रिया और इथोपिया, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी एरिया और साउथ वेस्ट एशिया, इनसे क्या है थ्रेटेंड है लोकस्ट एक्टिविटी से। इंडिया में जो लोकस्ट अटैक होते हैं वो मेनली कहाँ से आते हैं, जो पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया से वहाँ से लोकस्ट आती हैं, ठीक है। और कहाँ से आती हैं, हमारे मेनली राजस्थान और गुजरात एरिया को इफेक्ट करती हैं और हमारी क्रॉप्स को क्या करती है, हैवी डैमेज पहुँचाती हैं, ठीक है। लोकस्ट क्या होते हैं, देखो आपको पता ही होगा एक ग्रास ऊपर होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, लेकिन ये क्या करती हैं झुंड बना के आती हैं और क्या करते हैं मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस पे माइग्रेट करती हैं और डिस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है। ये एक दिन में अप टू 150 किलोमीटर क्या कर लेते हैं, मतलब कि माइग्रेट कर लेते हैं। जो स्वैम्स होते हैं, स्वैम्स मतलब कि झुंड में आती हैं, ये क्या करती हैं हमारी लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, बाग, ग्रोइंग पॉइंट सब कुछ क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देती है, प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, अपने वेट से। क्योंकि यार जब एक का वेट वो बहुत छोटी होती है लेकिन वो लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, तो इस वजह से उनके वेट से वो हो जाता है। इंडिया में 4 तरह की लोकस्ट पाई जाती हैं, देखो एक डेजर्ट लोकस्ट है, एक माइग्रेटरी लोकस्ट है, बॉम्बे लोकस्ट है और ट्री लोकस्ट। जो डेजर्ट लोकस्ट है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लोकस्ट है जो कि इंडिया में है और ये इंटरनेशनली भी ये सबसे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है विद अ स्मॉल स्वैन कवरिंग। ये क्या करती है 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतनी सारी होती हैं कि ये एक दिन में इतना खाना खा लेती हैं कि जो 35,000 लोग अगर सेम अमाउंट ऑफ फूड खा सकते हैं, ठीक है। तो विंटर्स इनके मेनली 3 ब्रीडिंग सीजन होते हैं। एक विंटर ब्रीडिंग होता है जो नवंबर से दिसंबर में चलता है, स्प्रिंग ब्रीडिंग में जनवरी टू जून चलता है, समर ब्रीडिंग जुलाई टू अक्टूबर चलता है। इंडिया के पास ओनली 1 लोकस्ट ब्रीडिंग सीजन है और वो समर ब्रीडिंग सीजन है। जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो मॉनिटर करता है, सर्वे करता है और डेजर्ट लोकस्ट के अटैक को कंट्रोल करता है मेनली उन एरियाज में जैसे गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। अब क्या रिलेशन है इकोलॉजिकल कंडीशन और लोकस्ट अटैक में, देखो जब भी कंडीशन फेवरेबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए लोकस्ट क्या करते हैं इंक्रीज होते हैं और वो क्या करते हैं मतलब कि ऑफकोर्स अब रिप्रोडक्शन की उनकी फेवरेबल कंडीशन है तो उनका नंबर बढ़ेगा और जब नहीं होगा तो उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या अगर डेजर्ट लोकस्ट मेनली क्या होते हैं उनके लिए जो कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होता है ब्रीडिंग के लिए वो मॉइस्ट सैंडी या सैंड क्ले सॉइल होती है।
टू द डेप्थ ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस। ठीक है, सम कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे वो एग ले करती हैं। एंड ग्रीन वेजिटेशन फॉर होपर डेवलपमेंट। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अनयूजुअल वेदर पैटर्न होती हैं वो भी उनके लिए आइडियल कंडीशन बन रही है उनकी ब्रीडिंग के लिए। कुछ वार्मर सीज हैं जिस वजह से आपको पता है रेन आती है या फिर साइक्लोन्स आ रही हैं, उनकी वजह से वो भी क्या उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनती है उनकी ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सीड ट्रीटी। अभी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने 8th सेशन अटेंड किया किसका, सीड ट्रीटी का। जहाँ कहाँ पे हुआ था ये, फूड एंड एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली में हुआ था, उसे अटेंड किया। तो गाइस आपको पता होना चाहिए किसने अटेंड किया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। और कौन सा हुआ था, 8th सेशन हुआ था। और पढ़ लेते हैं। तो देखो ये गवर्निंग बॉडी सेशन होते हैं बाई एनुअल। बाई एनुअल का मतलब होता है 2 साल में एक बार होता है ये। इस शहर में देखा गया काफ़ी लोगों ने, डिफरेंट कंट्रीज़ के डेलीगेट्स, मतलब कि जो बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट्स या फिर बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज़, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर UN के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। देखो इंटरनेशनल सीड ट्रीटी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि किस तरह से हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। कैसे कर सकते हैं वो, हम अपने जो वर्ल्ड के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं फूड और एग्रीकल्चर के, उन्हें कंजर्व करके उनको सस्टेनेबल यूज़ करके। ठीक है, अब ये क्या करती है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जो भी उनका जो बेनिफिट है उन्हें हम इक्वली शेयर कर सकें बिटवीन द कंट्रीज। ये क्या करती हैं जो फार्मर के राइट है उनको रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें एक नेशनल लॉ, मतलब कि सब्जेक्ट टू द नेशनल लॉ ट्रीटी एस्टैब्लिश करती है, एक मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग टू फैसिलिटेट प्लांट जर्म स्पैम एक्सचेंजेस एंड बेनिफिट शेयरिंग थ्रू स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र। देखो एक एग्रीमेंट है स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। इसके अंडर क्या है कि जो भी अगर आप मतलब कि बेनिफिट्स हैं उन्हें शेयर करो। ठीक है, और जो भी मतलब कि आपका जो भी, मतलब सिंपल यही है कि आपको बेनिफिट शेयर करने हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। देखो आपको नाम से पता चला होगा, हमें प्लांट वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करना है और फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है। देखो इसमें क्या है, जो भी फार्मर अपना जो फार्म प्रोड्यूस होता है इंक्लूडिंग सीड, उसकी वेराइटी, उसको हक है कि वो सेव कर सकता है, यूज़ कर सकता है, सो रीसो, एक्सचेंज, शेयर और सेल। ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है और वो उसके जो फार्मर्स के राइट हैं वो प्रोटेक्ट हैं किसके अंडर, इसी के एक्ट के अंडर। एक्सेप्ट ब्रांड नेम, मतलब एक ब्रांड को वो नहीं अपना कर सकता, एक्सेप्ट ब्रांड नेम जो उसका अपना है वो उसे वो कर सकता है। ये लेजिस्लेशन जो ये लॉ है किसके अंडर है, जो सीड ट्रीटी के आर्टिकल 9 के अंडर है ये। ठीक है, अंडर दिस प्रोविज़न क्या है, जो 138 फार्मर्स या फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ऑलरेडी अवार्ड कर चुके हैं किससे, विद प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड। इंडिया में 16,620 एप्लीकेशन आए हैं फॉर प्लांट वैरायटी प्रोडक्शन, जिसमें से 66% अकेले फार्मर्स को ही रिसीव हुए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। एशियाज़ ओल्डेस्ट बैम्बू फाउंड इन इंडिया। अभी क्या रिसेंटली क्या एक न्यू फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ बैम्बू मिला है जिसमें ये पता चला है कि जो एशियन बैम्बू का जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, इससे हमें ये जो फॉसिल्स हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, असम के माकुम कोल फाइल्ड के तिराप माइन से मिला है। इससे क्या हो गया, हमारी ये थ्योरी और स्ट्रेंथन होगी और ये पता चल गया जो बैम्बू है वो एशिया से आया था, वो भी एशिया में इंडिया से आया था, ना कि यूरोप से आया था। जो बैम्बू है क्या वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, इवन कि 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर सकता है, और वो सी लेवल से लेके हाइट ऑफ 4000 मीटर तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, इवन कि वो वेरिंग रेनफॉल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इंडिया में जो बैम्बू है वो मेनली हर पार्ट ऑफ द कंट्री में पाया जाता है एक्सेप्ट द कश्मीर। ठीक है, पेरेंथोगोनेसिस क्या गाइस, ये भी आपको पता होना चाहिए बेसिक कि पेरेंथोगोनेसिस है किससे रिलेटेड। अभी का जो फीमेल एनाकोंडा है उसने एक बच्चे को बर्थ दिया है किस प्रोसेस के थ्रू, पेरेंथोगोनेसिस। देखो पेरेंथोगोनेसिस में क्या होता है, फीमेल क्या करती है, मतलब फर्टिलाइज नहीं करती, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करती है, बच्चों को पैदा करती है। ठीक है, तो यही होता है पेरेंथोगोनेसिस, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी है जहाँ पे जो हम फीमेल जो गैमेट है उसे डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के या फिर बिना एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट के, फ्रॉम या फिर जैसे अनफर्टिलाइज। एक सेकेंड, पेरेंथोगोनेसिस इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो ये अडेप्टिव स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे हम इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन पॉसिबल ना हो ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये कहाँ पे होता है, मेनली कॉमनली कहाँ पे होता है, अमंग द लोअर प्लांट्स, पेस्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स
या फिर रेयरली अमंग हायर वर्टिब्रेट। देखो जो इसके ऑफस्प्रिंग होते हैं, आपको जो इस प्रोसेस से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल क्लोन्स मतलब बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ना कोई जीन्स का एक्सचेंज हुआ, ना कोई रीअरेंजमेंट हुआ विद अदर इंडिविजुअल, तो क्या है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो यही बात है, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पैरेंथेनोगोसिस टेंड्स टू बी क्लोन ऑफ द पेरेंट बिकॉज देयर हैज बीन नो एक्सचेंज एंड रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, क्योंकि वो किसी का प्रोडक्शन तो नहीं कर रही है, वो सिर्फ अकेले कर रही है, तो इस वजह से क्या है वो सेम उसके जैसा ही पैदा होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगला अपना स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, या चलो एक टॉपिक कर लेते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। अभी का जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को रिलीज़ किया। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हमें सब कुछ बता देती है कि क्या एनर्जी डिमांड है, क्या एनर्जी सप्लाई है, उसकी जो ट्रेंड्स को बता देती है, और हमें क्या चाहिए कि हम एनर्जी को सिक्योर कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। जो पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट है वो 1977 में पब्लिश हुआ था, बाकी 1998 से एनुअली पब्लिश हो रहा है। तो गाइस पहले बात तो आपको यही पता होना चाहिए कौन रिलीज़ करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है कि जो कोई ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये OECD के फ्रेमवर्क में एस्टैब्लिश हुआ है 1974 में, ताकि हम कंट्रीज़ को हेल्प कर सके रिस्पॉन्ड टू ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में, क्योंकि OECD का भी भाई पेरिस में है। जो फ्रेमवर्क था वो एंकर्ड हुआ था इन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ट्रीटी कॉल द एग्रीमेंट ऑन एन इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम। जो कैंडिडेट कंट्री टू द IEA, पहले देखो किसी कंट्री को अगर IEA का मेंबर बनना है तो उससे पहले OECD का भी मेंबर बनना पड़ता है। अभी जो IEA फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो कौन रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन। IEA में 30 मेंबर कंट्रीज हैं और साथ में 8 एसोसिएशन कंट्रीज हैं। इंडिया भी इसका एसोसिएट मेंबर है, आपको पता होना चाहिए, इंडिया एसोसिएट मेंबर है, 2017 से है। कुछ और पब्लिकेशन यूज़ करते थे, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, तो आपको भी पता होना चाहिए। सो चलो ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो से हम बायोजेट फ्यूल से स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।